मानव सर, कोविड काल में 3 कृषि कानून बने थे। सरकार ने किसानों को या लोगों को विश्वास में न लेते हुए पारित कर चुके थे, लागू कर दिए थे वो। उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। करीब-करीब 11 महीने चला। पत्रकार के नाते मैंने वो खुद कवर किया कोविड काल में, और उसमें ये आंदोलन में पूरे दिल्ली की सीमाएं चारों तरफ घेर ली थी। फिर मोदी सरकार ने क्या-क्या किया, उनके रास्ते कैसे अड़ाए, हम सबको पता है। लेकिन इस काल में 700 किसान, जिसे हम मैं तो भी बोलता हूँ शहीद हो गए। और बाद में जो प्रेशर आया तो मोदी सरकार ने पहली बार ऐसा हुआ कि फिर किसानों की माफी मांगी और कहा कि ठीक है, जो भी हुआ और मैं वापस लेता हूँ। तीनों कानून वापस लिए गए। मोदी सरकार में कुछ ऐसा देखा जाता है, ये कानून कृषि कानून के साथ मैं एक जोड़ता हूँ कि इलेक्शन के पहले बीजेपी के एक नेता सांसद मिस्टर हेगड़े हो गए, या जब चुनाव में थे अरुण गोविल हो गए, या राजस्थान के कोई ऐसे 5-6 लोगों ने कहा था कि हम 400 पार क्यों बोल रहे हैं, कि हमें कानून बदलना है, संविधान को बदलना है। और वो कैसे बुमरंग हुआ, आपकी सभाएं पूरे महाराष्ट्र में लगी, और महाराष्ट्र का क्या चित्र रहा ये तो हम सबने देखा है। लेकिन जो अभी अभी बीजेपी की सांसद बनी कंगना रनौत, जो एक विख्यात फिल्म स्टार है, उसने ये विषय फिर से निकाला है कि तीनों कानून लागू हो जाना चाहिए। वो उसकी खुद की टिप्पणी ऐसी, ऐसा देखने में तो उसकी टिप्पणी है, लेकिन सही में उसका उतना स्टडी है क्या? वो हर कोई विषय में भाष्य करती है और सरकार या बीजेपी शांत रहती है, कुछ उसके ऊपर बात नहीं करती है। अभी जब उसने ऐसा कहा, जब मोदी जी ने पहले ही माफी मांगी थी इस विषय पर, और अभी कंगना बोलती कि ये लागू हो जाना चाहिए, और सरकार कुछ भी उसके ऊपर, सरकार बोलो, मोदी सरकार बोलो या बीजेपी, उसके ऊपर कुछ भी टिप्पणी नहीं कर रहे, शांत बैठे हैं। जैसे कि हम संविधान बदलेंगे, ऐसे कुछ नेताओं ने बीजेपी बोलते, और मोदी सरकार शांत बैठी थी, बीजेपी शांत बैठी थी। वैसे ही कंगना रनौत के ये जो उसने कृषि कानून के बारे में बात की, उसके ऊपर भी पूरा साइलेंट है। तो क्या आपको लगता है कि इसके पीछे सरकार है, कि हम तू बोल, उसका रिएक्शन क्या होता है? तो आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, और आपकी क्या राय रहेगी कि इसमें इसके पीछे बीजेपी है या उसका खुद का वक्तव्य हो सकता है? विकास जी, आपने जो सवाल पूछा है उसमें दो चीजें, एक है कंगना रनावत, दूसरा है कृषि कानून 3। तो हम पहले जरा कंगना रनावत को हैंडल कर ले। कंगना रनावत हमारे देश में एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस मानी जाती है, जिसको 4 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं। अब जिस व्यक्ति को 4 नेशनल अवार्ड मिले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कम आर्टिस्ट को इतने अवार्ड्स मिल सकते हैं, नेशनल अवार्ड की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन जो भी बहुत बड़ा आर्टिस्ट होता है फिल्मों के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, उसका दिमाग भी बहुत अच्छा होता है, ये मानने की आवश्यकता नहीं। दो स्वतंत्र चीजें। यानी कंगना रनावत ने 2014 में ऐसा कहा था कि भारत को पहली बार स्वतंत्रता मिली, 2014 में मिली। यानी उसे यहां तक पता नहीं था कि 15 अगस्त 1947 में जो इस देश को स्वतंत्रता मिली है, वो स्वतंत्रता उसके लिए कोई मायने नहीं थी। मोदी जी का गवर्नमेंट आने के बाद ही उसे स्वतंत्रता मिली है। अब इसके दो मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है कि उसे ऐसा सही में लगता है कि मोदी जी का गवर्नमेंट आने के बाद ही हमारा, यानी उनका, हिंदुओं का राज आया है। इसके पहले यहां इंसानों का राज था, इंसानों के लिए राज था, सब में बराबरी थी। और उसकी जो धारणा होगी, जिसे हम चातुर्वर्ण कहते हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ होते, शूद्र कनिष्ठ होते, इस ढंग की जो धारणा है, उस ढंग की धारणा रखने वाली सरकार पहली बार आई है
इसलिए हम उच्च जाति के लोगों को पहली बार इस देश में स्वतंत्रता मिली है, ये शायद वो कह सकती है। या फिर उसका, जिसे हम कहते हैं, हमारा कहावत एक है कि ऊपर का जो स्टोर होता है, वो मराठी में कहावत है, वरचा मजला रिकामा, यानी ऊपर का स्टोर पूरी तरह से खाली है। यानी दिमाग नाम की जो चीज होती है, विचार करने की जो क्षमता होती है, वो पूरी तरह से खाली है। दो में से एक होना चाहिए। कंगना रनावत हमेशा इस ढंग के स्टेटमेंट्स करते आई। इस देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस है, ऐसा भी वो कहती है। यार वो बाद में जब उसको करेक्ट किया जाता है, एंकर करेक्ट करती है कि सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नहीं नहीं, सुभाष चंद्र बोस होने चाहिए थे, ऐसा मुझे कहना है, ऐसा वो करेक्ट करना चाहती है। तो इस ढंग की व्यक्ति के कहने को कोई भी महत्व देने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। अब रहा सवाल कि इसमें कंगना रनावत को कहा गया इसलिए उसने कहा, ये बात सही है क्या? मुझे लगता है ये नहीं है। उसको इतना अच्छा दिमाग है और मोदी जी जैसे व्यक्ति या फिर बीजेपी का कोई तो भी बड़ा व्यक्ति उसको कहेगा और उसके आधार पर वो बकेगी, ये संभावना बहुत कम है। मैं बकेगी ये शब्द का उपयोग कर रहा हूं, कहेगी ये शब्द का उपयोग नहीं कर रहा हूं। उदाहरण के तौर में, जैसा आपने कहा कि किसानों का आंदोलन शुरू था, करीबन ये आंदोलन 13 महीने तक चला है। ये जो आंदोलन था उसमें दुनिया के इतिहास में इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े समय तक कोई लोग एक आंदोलन कर रहे हैं, ये दुनिया का पहला इतना बड़ा आंदोलन है और किसानों का तो पहला ही आंदोलन। इसके बावजूद मोदी जी डिगे नहीं। उल्टा उनके एक राज्यपाल ने, गवर्नर ने कश्मीर के, उनके सामने ये बात रखने की कोशिश की कि मोदी जी ध्यान दीजिए, काफी किसान मर रहे हैं, ठंड के कारण मर रहे हैं, अलग अलग कारणों से मर रहे हैं, उनकी तरफ आप ध्यान दीजिए। तब मोदी जी ने उनको जवाब दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था सत्यपाल मलिक जी ने कि अभी तक 600 किसान मर चुके हैं, थोड़ा उनकी तरफ ध्यान दीजिए। तब मोदी जी ने कहा था, क्या वो मेरे लिए मरे हैं क्या? यानी इस ढंग का एक सेंसिटिविटी न होने वाला, पूरी तरह से संवेदनाहीन व्यक्ति, जिसे हम अमानुष कहते हैं, ऐसे मोदी जी एक व्यक्ति है, इंसान कर कर। उस समय में कंगना रनावत ने कहा था कि ये सिख जो आंदोलन को बैठे, क्योंकि उसमें मैं ज्यादातर जो किसान थे वो पंजाबी थे, सिख थे, ये सभी टेररिस्ट है। अब इस देश में सबसे ज्यादा मिलिट्री में बहुत ही ब्रेव माने जाते हैं वो पंजाबी होते हैं, सिख होते हैं। आज तक का उनका इतिहास रहा है। यानी भारत की सबसे अच्छे ढंग से सुरक्षा करने वाले पंजाबी सिख, सबसे ज्यादा अनाज उगाने वाले, देश में किसानों के क्षेत्र में हरित क्रांति लाने वाले, वो भी पंजाबी सिख। और उन लोगों को ये टेररिस्ट कहती है जाहिर तरीके से, आम सिख व्यक्ति को, आम पंजाबी व्यक्ति को। तो इसका मतलब तो यही है कि उसके दिमाग में कुछ भी बोलती है, शायद बगैर सोचे बोलती है, या फिर वो बिल्कुल विचार करने की उसकी क्षमता नहीं है और मुंह में आया वो बकना शुरू कर देती है। इस ढंग की ये व्यक्ति है। इसलिए हम उसको छोड़ देंगे और किसानों के कानून की तरफ आएंगे। किसानों के ये 3 जो कानून हैं, वो इनकी विचारधारा का आउटकम है, मोदी जी और मोदी जी के गवर्नमेंट। पहले हमारे यहाँ जो योजना आयोग रहता था, जिसे हम नियोजन करने वाली एक बॉडी कहते थे, जिसके आधार पर इस देश का पूरा प्लानिंग चलता था, उसके जगह इन्होंने नीति आयोग का निर्माण किया। हमारा पहले का प्लानिंग कमीशन था, उसको बर्खास्त कर डाला। ये नीति आयोग ने कुछ सालों पहले रिपोर्ट दी थी गवर्नमेंट को कि इस देश की सबसे बड़ी जो समस्या है वो छोटी छोटी खेती, 1 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ की ये छोटी छोटे खेती के जो टुकड़े बने हैं, ये सबसे बड़ी इस देश की समस्या है। और उसको खत्म करना है तो कल्टीवेट लैंड होनी चाहिए, बड़ी बड़ी लैंड्स होनी चाहिए। अब बड़ी बड़ी लैंड्स तो कोई सामान्य व्यक्ति, सामान्य फार्मर तो नहीं कर सकता है। अलग अलग लोगों में बटी हुई लैंड है, उसके आधार पर वो खेती करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, खेती हेर कर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और इसलिए उन लोगों को खत्म किया जाए
ये लैंड ऐसे लोगों के कब्जे में दी जाए कि जिनके पास में क्षमता है, जो 100 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़, 2000 एकड़, 5000 एकड़ की लैंड करें और उसमें से अनाज उगाएं। यानी इनका दृष्टिकोण क्या है? इनकी अर्थव्यवस्था किस ढंग की है कि देश का उत्पादन बढ़ना चाहिए। लेकिन किस लिए बढ़ना चाहिए भाई देश का उत्पादन? देश का विकास होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? देश का विकास होना चाहिए, देश का उत्पादन बढ़ना चाहिए, देश की बहुत संपत्ति क्रिएट होनी चाहिए और देश के इंसान मरने चाहिए। ये इनकी विचारधारा है। अब ये जो किसान रहेंगे जिनकी लैंड एकदम से 4000, 5000 अंबानी के पास में आएगी, अडानी के पास में आएगी, ऐसे बड़े लोगों के पास में आएगी, तो ये किसान क्या करेगा? करेगा ना, मजदूरी करेगा ना। पहले के जमाने में जमींदारों के पास में 4-4, 5-5 हजार एकड़ की लैंड रहती थी। वहां काम करने वाला हर किसान जो होता था वो बंधुआ मजदूर जैसा काम करता था। उसको कोई अधिकार नहीं होते थे। उसका बहुत बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉयटेशन होता था। इसलिए हमारे देश में जैसे ही हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, हमने लैंड सीलिंग लाया, हमने ये जहागीरदारी, जमींदारी प्रथाएं बंद की, छोटे छोटे किसानों को हमने प्रोत्साहन दिया, उनको अपने जमीनों का मालिक बनाया। कुल कायदा जैसी, टेनेंसी एक्ट जैसी कई सिस्टम्स और कानून हमने हमारे देश में शुरू किए। ये सब कृषि सुधार के जो कानून थे, वो सभी कानून के आधार पर हमने इस देश के फार्मर्स को सही माने में आश्वस्त किया था। उनको जीने के लिए अच्छे ढंग की सुविधाएं उपलब्ध करा देने का प्रयास किया था। एक तरफ ये हमने किया था। ये लोग, ये 3 कृषि कानून हैं, इसका मैंने काफी अच्छा अध्ययन किया है। उसके ऊपर मैंने YouTube पर एक विस्तार से सीरीज भी की है। मैं इतना ही कहूंगा, उनके बहुत ज्यादा डेप्थ में न जाते हुए, ये 3 कानून अगर इस देश में लागू होते तो कुछ ही सालों में सब किसानों की जमीनें केवल बड़े कॉरपोरेट्स के मालिकियत की बन जाती और किसान वहां केवल मजदूर होता और कुछ दिनों बाद वो बंधुआ मजदूर बनता। इस ढंग के ये कानून है, किसान विरोधी कानून है, किसानों को पूरी तरह से खत्म करने वाली एक कानून है। और इसलिए इतने बड़े पैमाने पर इन कानूनों का विरोध किया था। इसलिए मोदी ने वो तब नहीं किए। इतने 700 लोग मरे, जैसा आपने कहा 700 लोग मरे, लेकिन फिर भी उन्होंने कानून रद्द नहीं किए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में शायद किसान पूरी तरह से हमारे खिलाफ जाएंगे, हमें वहां हारना पड़ेगा, हमको सत्ता गंवानी पड़ेगी, इस डर से उन्होंने ये किसानों के जो कानून हैं वो केवल लागू नहीं किए हैं, अभी लागू नहीं किए हैं, लेकिन ये उन्होंने कभी भी सही माने में रद्द नहीं किए, यानी उनको पूरी तरह से खत्म नहीं किया है। अभी भी ये कानून जिंदा है। कभी भी ये गवर्नमेंट फिर से उनको चालू करने का निर्णय ले सकती है और इसलिए ये सबसे बड़ा डेंजर है, सिग्नल है। शायद मैं ये कहूंगा, जैसा राहुल जी ने कहा कि शायद ये कंगना रनावत को कहा गया है और लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं ये देखना भी चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि अभी हरियाणा में चुनाव है। हरियाणा का किसान इसके साथ में बड़े पैमाने पर जुटा हुआ है। हरियाणा में जाट किसान बहुत बड़े पैमाने पर है और इसलिए चुनाव पर उसका डायरेक्ट परिणाम होने की गुंजाइश है। इसलिए बीजेपी के किसी भी नेता की ओर से, बड़े नेता की ओर से या फिर मोदी जी की ओर से, चलो कंगना जी जरा बोल के देखो क्या होता है, ये देखेंगे, ये संभव अभी नहीं है। शायद उसने बहुत पहले कहा होता या फिर हरियाणा के चुनाव के बाद में कहा होता तो बात अलग होती। ये केवल उसके दिमाग की उपज है और पहले मैं कह चुका हूं कि उसका ऊपर की मंजिल पूरी तरह से खाली है। इससे उसकी ओर से कोई अपेक्षा करना ये निरर्थक बात होगी। शाम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।